वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। अब आज आपको हम पढ़ाएंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था के पहले शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था हो चुका था और किशोरावस्था का सबसे पहले काल देखते हैं। तो इसका काल है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था का काल है और किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेंसेस कहा जाता है और किशोरावस्था लैटिन भाषा के एडोलेंस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात ऐसा काल जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जैसा कि अर्थ से ही पता लग रहा है कि किशोरावस्था को लैटिन भाषा के एडोलसेंस से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो इसका अर्थ हुआ कि किशोरावस्था ऐसा काल है जिसमें कोई भी बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। बोलिए। अब इसके बाद 1904 में स्टेनले हॉल ने एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एंडोलेंस नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? एंडोलेंस नामक पुस्तक लिखी और इसमें काफी कुछ किशोरावस्था के बारे में इन्होंने लिखा। क्या हुआ? 1904 में स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एंडोलेंस नामक एक पुस्तक लिखी और इन्होंने किशोरावस्था के विषय में बहुत सारे कार्य किए और किशोरावस्था के विषय में बहुत सारी चीजें बताई। इसलिए किशोरावस्था की जनक किसको बोला जाता है? स्टेनले हॉल को। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, किशोरावस्था की जनक कौन है? स्टेनले हॉल। और स्टेनले हॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1904 में एंडोलेंस नामक पुस्तक लिखी थी। और किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात ऐसा काल जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? किशोरावस्था कहा जाता है। और 1904 में स्टेनले हॉल महोदय ने किशोरावस्था के विषय में काफी कुछ कार्य किया और उन्होंने एक पुस्तक निर्मित किया जिसे एंडोलेंस कहा जाता है। इसीलिए चूंकि इन्होंने किशोरावस्था के विषय में बहुत सारे कार्य किए, इसलिए इन्हें किशोरावस्था के जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ 2-3 बातें नोट कीजिएगा। अब देखिए, अब आते हैं किशोरावस्था के परिभाषा की ओर। तो सबसे पहले कोल ब्रूस जो मनोवैज्ञानिक थे उनको आप जानते भी होंगे। तो कोल ब्रूस एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि 2 बातें बताई किशोरावस्था के विषय में कि यह एक नया जीवन काल है, अर्थात बाल्यावस्था से बालक क्या करता है? किशोरावस्था में प्रवेश करता है, इसलिए यह एक क्या है? नया जीवन काल है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यह तीव्र परिवर्तन का काल है, अर्थात इस अवस्था में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऐसा किसने कहा? कोल एवं ब्रूस ने कहा कि यह नया जीवन काल है और तीव्र परिवर्तन का काल है। फिर दूसरी बात, स्टेनले हॉल, बहुत बार ये स्टेटमेंट पूछा गया है, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, बहुत बार आए हैं ये स्टेटमेंट, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो स्टेनले हॉल ने क्या कहा? पहली बात क्या कही कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें तनाव होता है, तूफान होता है और संघर्ष होता है। ऐसा आप जानते भी होंगे और किशोरावस्था में आपने महसूस भी किया होगा कि आपके अंदर टेंशन ज्यादा पाया जाता है, तूफान होता है और संघर्ष भी होता है। तो ये किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा कि इसमें तनाव पाया जाता है, तूफान पाया जाता है और संघर्ष पाया जाता है। इसके अलावा जर्सिल्ड ने कहा कि इसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जर्सिल्ड ने क्या कहा था? कि इसमें विचारशील व्यक्ति अर्थात विचार करने वाला व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अर्थात जिसमें विचार करने की शक्ति होती है वही बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ेगा। ऐसा किसने कहा था? जर्सिल्ड ने कहा था।
अब आइए किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहली विशेषता है कि यह सभी काल में, मतलब जितने भी काल हैं, शैशवा काल, बाल्यावस्था, ठीक, में यह अवस्था स्वर्ण काल माना जाता है। इसलिए स्वर्ण काल माना जाता है कि इसमें अत्यधिक गुण जो बाल्यावस्था में देखने को नहीं मिलते हैं, शैशवावस्था में देखने को नहीं मिलते हैं, अत्यधिक गुणों का समावेश इस काल में हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्वर्ण काल। फिर उसके बाद इसमें संवेग अस्थिर होते हैं, अर्थात कोई भी किशोर यदि गुस्सा हो गया तो वह बहुत ज्यादा देर तक गुस्सा रहता है, अर्थात उसके संवेग जो है स्थिर नहीं रहते हैं, अस्थिर होते हैं। बाल्यावस्था में आपने देखा था कि उसके संवेग क्या थे, स्थिर थे। अगर थोड़ी देर गुस्सा होता था तो फिर उसके बाद उसका थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अगर किशोर गुस्सा हो गए तो वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, अर्थात संवेग अस्थिर हो जाता है। इसके अलावा किशोरों में ये देखा गया है, ठीक जस्ट बाल्यावस्था के विपरीत, बाल्यावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नगण्य था, लेकिन यहाँ पर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, अर्थात लड़कियों के आकर्षण से यह आकर्षित होते हैं, अर्थात विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण होता है। यह किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है। इसके अलावा समायोजन की भावना कम पाई जाती है। समायोजन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेना। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किशोर है, उसको फिल्म देखना अच्छा लगता है, यदि आप उसको कहें कि नहीं बेटा फिल्म मत देखो और पढ़ाई करो, तो वो क्या करता है कि अगर उसको फिल्म देखना अच्छा लगता है तो वह जो है पढ़ने में मन नहीं लगाएगा, अर्थात पढ़ाई के वातावरण में उसका समायोजन करने की भावना नहीं पाई जाएगी, अर्थात कम पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी वातावरण में यह समायोजन नहीं कर पाते हैं, बल्कि कम करते हैं। अगर करते भी हैं तो थोड़ा बहुत, लेकिन कम करते हैं, अर्थात समायोजन की भावना इनमें कम पाई जाती है। इसके अलावा देशभक्ति और वीर पूजा चरम सीमा को देखने को मिलती है। देशभक्त बनना चाहते हैं, वीर बनना चाहते हैं। इसके अलावा अमूर्त चिंतन, जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं उसके बारे में भी चिंतन करते हैं। इनमें दिवा स्वप्न बहुत पाई जाती है, अर्थात दिन में ही सपने देखने की भावना पाई जाती है कि जैसे मैं आगे चल के कोई हीरो बन जाऊं, मैं आगे चल के कोई अफसर बन जाऊं, अधिकारी बन जाऊं, इस तरह के दिवा स्वप्न देखते हैं। और दिवा स्वप्न देखेंगे तो कल्पना अवश्य करेंगे, अर्थात कल्पना भी करते हैं। और मॉडल प्रतिमा मतलब कि दूसरों के जैसा बनना। जैसे मान लीजिए किसी किशोर को भगत सिंह अच्छा लगते हैं तो वो भगत सिंह बनना चाहेगा, किसी को सनी देओल अच्छे लगते हैं तो वो सनी देओल बनना चाहेगा, अर्थात मॉडल प्रतिमान बनना चाहते हैं। सभी प्रकार के संवेग आ जाते हैं, अर्थात भय, क्रोध, जो 14 प्रकार के संवेग है वह सभी प्रकार के संवेग किशोरावस्था में आ जाते हैं। फिर से एक बार देख लें, किशोरावस्था सभी कालों में इसको स्वर्ण काल कहा गया। इस काल में संवेग अस्थिर होते हैं, अर्थात कुछ देर गुस्सा होंगे और गुस्सा यदि हो गए तो काफी देर तक गुस्सा रहेंगे या क्रोधित रहेंगे या क्रोध में आवेश में आकर कुछ भी कर जाते हैं, ठीक, किसी को मार देना, पीट देना। तो ये क्या है, संवेग अस्थिर का उदाहरण है। फिर उसके बाद विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इनका क्या होता है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है। किशोर किशोरी के प्रति आकर्षित होते हैं और किशोरी किशोर के प्रति आकर्षित होती है। समायोजन की भावना कम पाई जाती है, अर्थात समायोजन का मतलब होता है वातावरण को अपने अनुकूल बना लेना, अर्थात उसी वातावरण में ढल जाना। अर्थात यदि मान लीजिए कि कोई बालक ऐसे वातावरण में रहता हो जहां पर जो है खेल की भावना पाई जाती है, दिन भर खेलने की भावना पाई जाती है, दिन भर पिक्चर देखने की भावना पाई जाती है, अर्थात वह दिन भर घूमने फिरने की प्रवृत्ति में पला बढ़ा है, अर्थात उसके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया है उसके ऊपर। तो यदि मान लीजिए उसको किसी अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाया जाएगा तो वहां उसको समायोजन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो या हो सकता है कि वह समायोजित हो जाए उस वातावरण में, या अच्छा बन जाए, या नहीं भी अच्छा बन सकता है, अर्थात समायोजन करने की भावना इसमें कम पाई जाती है। इसके अलावा
ये देशभक्ति करते हैं, वीर पूजा करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, अर्थात जो कुछ दिखाई नहीं देता है उसके बारे में सोचते हैं। इसके अलावा मॉडल प्रतिमान, मतलब कि दूसरों के जैसा बनना, जैसे चंद्रशेखर आजाद बनना, भगत सिंह बनना, सनी देओल बनना, शाहरुख खान बनना, तो ये क्या है? मॉडल प्रतिमान। तो ये भी भावना पाई जाती है। इसके अलावा दिवा स्वप्न बहुत ज्यादा देखते हैं। दिवा स्वप्न देखेंगे तो कल्पना पाई जाएगी, और सभी प्रकार के संवेग इस अवस्था में आ जाते हैं। ये आज हमने आपको मनोविज्ञान का जो है बाल विकास की अवस्थाएं पोर्शन पूरा कर दिया है, जिसमें शैशवावस्था था, बाल्यावस्था था, और उसके बाद किशोरावस्था था। इसके अलावा हमने गर्भावस्था भी आपको बताया। इसके अलावा शुरू के 2-3 चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब जो आगे भाग होंगे, जो आगे पार्ट होंगे, मेनली हम शिक्षा मनोविज्ञान को ही पढ़ाएंगे, जिसमें अधिगम है। अधिगम और बुद्धि, ये बाल मनोविज्ञान के ऐसे पाठ हैं जिसे आपने यदि समझ लिया तो आप समझ लीजिए टैट में 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, यहाँ तक कि 12 नंबर तक के प्रश्न इसमें अवश्य आते हैं। तो अगला जो भाग होगा, अगला जो पाठ होगा, वो बिल्कुल सरलतम भाषा में होगा, और चित्र भी होंगे, इसके अलावा ट्रिक भी होंगे, और इसके अलावा कैसे परिभाषाओं को एकदम तुरंत याद कर लेना है, उस चीज के बारे में भी मैं अगले वीडियो में डालूंगा, ताकि आपको अधिक से अधिक सहायता मिल सके। जो टैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये कारगर साबित होगा ही, लेकिन सुपर टैट में भी ये अधिगम से क्वेश्चन आते हैं, बुद्धि से भी आते हैं। आपको मालूम होगा कि सुपर टैट में जो है बाल विकास की पोर्शन है, तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें बाल मनोविज्ञान की जितने पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक, तो आप सोचिए कि बाल विकास को क्या क्या प्रभावित करते हैं। तो आपने जो बाल मन विकास में जो भी पाठ पढ़ा है वो सारी चीजें बाल विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे बुद्धि हुआ, अधिगम हुआ, चिंतन हुआ, फिर उसके बाद अभिप्रेरणा हुआ। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो कहने का मतलब है टैट का जो सिलेबस बाल मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं वही सुपर टैट में आपको पढ़ना है, ठीक, और वहीं से क्वेश्चन जो है बनेंगे। कारण ये है कि टैट की जो प्रश्न पत्र बनते हैं वो भी सचिव परीक्षा नियामक बनाता है, और सुपर टैट के जो प्रश्न पत्र हैं वो भी सचिव परीक्षा नियामक के माध्यम से बनते हैं। तो जाहिर सी बात है सुपर टैट की परीक्षाएं अभी 2-3 साल से आयोजित हो रही हैं, 4 साल से, तो कम से कम 3-4 साल जो प्रश्न आए हैं वो यही टैट परीक्षा से ही आए हैं, और बाकी आपके जो पाठ्यक्रम है उससे भी आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कल जो भाग होगा, जो पाठ होगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जो है ये बाल मनोविज्ञान पोर्शन का, जिसमें अधिगम है। फिर उसके बाद अधिगम के बाद मैं बुद्धि पढ़ाऊंगा, और फिर बुद्धि के बाद आगे चलूंगा प्रेरणा की ओर, फिर समावेशी शिक्षा होगा, फिर उसके बाद आपके शिक्षा शास्त्र में है ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, स्मृति स्तर है, फिर शिक्षण है, शिक्षा की विधियां हैं, शिक्षा के प्रकार हैं इत्यादि। मैं थोड़ा सा ये उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें आपको वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा, ताकि एक आपकी अच्छी तैयारी हो सके, भविष्य के लिए भी और जो है वर्तमान के लिए भी अच्छे से आप पढ़ें। बस मेरा रोज वीडियो देखते रहें, और यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको भी उत्साहवर्धन मिल सके, क्योंकि उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ज़्यादा उत्साहित होंगे और ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो हम जो हो सकता है कि शिक्षण की नई विधियों के माध्यम से आपको हम शिक्षा प्रदान करें और नई नई टेक्निक बताएं, तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन चूंकि अब अंदर से उत्साहित होंगे तभी हो सकता है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी।